हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सबसे पहले एक नोटिफिकेशन डाल देता हूँ मैं कि क्लास जो है वो स्टार्ट हो गई है, जिससे कि सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं। आ जाओ जल्दी फटाफट सभी लोग। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप हमारी एप्लीकेशन को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, झांसर अकेडमी फॉर IAS। मैं भी आपको बता देता हूँ एप्लीकेशन की डिटेल्स। अपने 13 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स को कल कवर कर लिया था, शिशुपाल पहाड़ी के बारे में, है ना। 14 दिसंबर को हम लोग को आज कवर करना है। चलो, फाइल आ गई है, मैं फाइल को आपके लिए ओपन कर रहा हूं। निगम जी लाइव आ गई हैं। जय हिंद निगम जी। चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी पर्टिकुलर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो 14 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर है। और जो भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, आप झांसर अकेडमी फॉर IAS एक हमारी एप्लीकेशन है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। आप उसके थ्रू हमारी एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर लीजिए, या फिर ये वेबसाइट है हमारी, इसके थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन डायरेक्टली मिल जाएगी ऐप स्टोर, प्ले स्टोर पे। लाइव क्लासेस हम लोग कंडक्ट करते हैं, काफी सारे कोर्सेज सिविल सर्विसेज के लिए आपके लिए अवेलेबल हैं। सो तमिलनाडु पहली स्टेट जो है वो बन गई है जिसने अपना खुद का क्लाइमेट चेंज मिशन बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज तमिलनाडु से रिलेटेड। तमिलनाडु जो है वो एक क्लाइमेट स्मार्ट स्टेट जो है वो बनेगी। चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन ने लॉन्च करी है तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज मिशन को। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तमिलनाडु जल परिवर्तन मिशन। तो ये जो है वो तमिलनाडु के अंदर इसका शुभारंभ हुआ है। तमिलनाडु सरकार ने लॉन्च करा है ये मिशन। ऑब्वियस सी बात है, तमिलनाडु के जो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने के लिए। तमिलनाडु का मेन एम यही है कि तमिलनाडु को कार्बन न्यूट्रल बनना है। 2070 का इंडिया का जो टारगेट है कि इंडिया जो है वो 2070 तक कार्बन न्यूट्रल कंट्री बन जाएगी, तो उस टारगेट को तमिलनाडु जो है वो पहले ही अचीव करेगा। तमिलनाडु, बहुत बढ़िया ये न्यूज है। तमिलनाडु ने अनाउंस जो है वो किया है कि तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज मिशन को ये लॉन्च करेंगे, जिसमें 500 करोड़ रुपए का इन्होंने बजट रखा है। तमिलनाडु क्लाइमेट कंपनी की अगर हम लोग बात करें, तो तमिलनाडु क्लाइमेट ग्रीन क्लाइमेट कंपनी भी एक है जो कि स्पेशल पर्पस व्हीकल है। किसको स्पेशल पर्पस व्हीकल कहते हैं हम लोग? जैसे कि पर्टिकुलर किसी मिशन के लिए, किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, फुलफिल करने के लिए कोई कंपनी स्टैब्लिश की जाती है, वो स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है। यानी कि ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु के अंदर ग्रीन क्लाइमेट कंपनी को जो है वो ग्रीन क्लाइमेट कंपनी का जो ये काम होगा तमिलनाडु के अंदर, क्लाइमेट चेंज को के टारगेट जो हमारे हैं उसको जो भी इनिशिएटिव हमने लिए हैं क्लाइमेट चेंज से रिजॉल्व करने के लिए, क्लाइमेट, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है क्लाइमेट चेंज के कारण टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है, पोल्यूशन लेवल इंक्रीज हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस हम लोग को बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, जिसके कारण ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, राइट। और जितने भी हमारे यानी ग्लोबल लेवल के टारगेट्स हैं, जैसे कि पेरिस क्लाइमेट डील 2015 का टारगेट आपको पता होना चाहिए कि 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देना है और 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे लेकर आना है। और अभी एट प्रेजेंट अगर आपको नहीं पता है तो नोट डाउन कर लो, 1.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो राइज ऑलरेडी हो चुका है, राइट। तो ये फैक्ट भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ये कंपनी का काम यही होगा कि हमारे टारगेट्स को अचीव करना, पोल्यूटेंट्स को कम से कम करना, ग्रीन इनिशिएटिव नए नए लेकर आना, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, नेशनल हाइड्रोजन मिशन, इन सब चीजों पर काम करना। आर यू गेटिंग इट? तो ये चीज है। और ये इंप्लीमेंट करेंगे 3 मेजर नेचर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को, जिनका नाम ग्रीन तमिलनाडु मिशन, तमिलनाडु वेटलैंड। वेटलैंड के बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेटलैंड का, कि वेटलैंड जो है वो क्या होते हैं। कौन बताएगा? चलो निगम जी, GS में हो आप। अक्षरा जी गुड मॉर्निंग, जय हिंद। बताओ जरा कि वेटलैंड मतलब किस एरिया को हम वेटलैंड बोलेंगे? हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, शंकर IAS एनवायरमेंट की बुक के अंदर मेंशन है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है, इस मिनिस्ट्री ने किस एरिया को वेटलैंड जो है वो घोषित किया है, निर्धारित किया है। 3 मीटर से कम जहां पर पानी हम लोग को देखने को मिलता है, ये वेटलैंड कीचड़ वाला एरिया होता है। दिस इज अ पर्टिकुलर एरिया जो कि ना ही पूरी तरह से टेरेस्टेरियल होता है और ना ही पूरी तरह से एक्वेटिक होता है, यानी कि पूरी तरह से ना पानी है और ना ही पूरी तरह से लैंड है, वो कीचड़ वाला एरिया, और बहुत बेस्ट एरिया होता है ये।
और रामसर कन्वेंशन के थ्रू वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। 3 मीटर वाला फैक्ट आप ध्यान में रखना, 3 मीटर से ऊपर है अगर पानी तो वो लेक है, और 3 मीटर से नीचे है तो वो है वेटलैंड। तो ये शंकर आईएएस की किताब आपको पढ़नी है ऑलरेडी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरा जो प्रोजेक्ट है वो है तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। सरकार ने जो है एलोकेट किए हैं 77.35 करोड़ रुपीस, जिसमें ये बेसिक रिसर्च भी कंडक्ट करेंगे कि जितना भी कोस्टल एरिया है उसको रिस्टोर करना है। कोस्टल हैबिटेट्स की बात हो रही है। हैबिटेट मतलब कि जहां पर प्रजातियां, फ्लोरा और फौना यानी कि प्लांट और एनिमल की प्रजातियां जहां पर रहती हैं उसको रिस्टोर करना है। मैंग्रोव बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंग्रोव्स हमें साइक्लोन से बचाते हैं। तो ये सब चीजें जब जो आती है ना टर्म्स, उसको आप रिकॉल करो जनरल स्टडीज में जो आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, और जो चीज समझ में नहीं आए तुरंत आपको जो है वो मेंशन करना है, मैं आपको उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। और इस ओकेजन पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, अन्ना यूनिवर्सिटी, नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट के साथ भी साइन किया गया कि क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को हमें रिजॉल्व करना है, राइट। और इसके थ्रू गवर्नमेंट जो है वो स्टैब्लिश करेगी 10 स्मार्ट विलेजेस, 25 ग्रीन स्कूल्स और ब्लू फ्लैग बीचेस के टारगेट को अचीव करेगी। ब्लू फ्लैग बीचेस कौन से बीचेस होते हैं? ये वो बीचेस हैं जो बिल्कुल क्लीन है और बहुत मतलब टूरिस्ट के लिए प्रॉपर एमिनिटीज यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये ब्लू फ्लैग बीच हम लोग को देखने को मिलता है। इंटरनेशनल लेवल पर इन बीचेस को रिकॉग्नाइज किया जाता है। पहले सिर्फ ये यूरोपियन कंट्रीज तक ही सीमित थे, उसके बाद फिर अब ये ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो ये टैग देना इन्होंने शुरू कर दिया ब्लू फ्लैग्स का। चलो अब एनवायरमेंट से रिलेटेड एक और न्यूज आई है। 3 हिमालयन मेडिसिनल प्लांट जो है उनको इंक्लूड किया गया है IUCN की रेड लिस्ट में। अभी रिसेंटली आकलन किया गया, असेसमेंट किया गया और बताया गया कि 3 मेडिसिनल प्लांट की प्रजाति हैं, 3 ऐसी प्रजाति प्लांट की जो औषधि पौधे हम लोग को देखने को मिलते हैं, जड़ी बूटियां जो होती है ना, तो उस तरीके के पौधे, राइट। तो हिमालय के अंदर पाए गए हैं जिनको IUCN की रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज के अंदर शामिल किया गया है, राइट। अब ये पौधे जो है इसमें बताया जा रहा है इसका नाम है मीजोट्रोपिस पेलिटा, मीजोट्रोपिस पेलिटा। तो कभी कभी ये आ सकता है कि देखो ये क्या है, अभी रिसेंटली न्यूज में था। तो ये प्लांट की प्रजाति है, मेडिसिनल प्लांट है जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। और इसके अलावा फ्रिटिलोरिया सिरहोसा, तो ये वल्नरेबल कैटेगरी में है। फिर इसके अलावा डैक्टिलोरिजा हेटेगेरिया, तो ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये सब प्लांट्स हैं। बस इस प्लांट्स के बस थोड़े से नाम याद रखो। इसको कॉमनली जो है वो पहला वाला प्लांट जो है मीजोट्रोपिस, इसको पटवा जो है वो कहते हैं। और ये शर्ब हम लोग को देखने को मिलता है जो कि उत्तराखंड में पाया जाता है। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, आपको पता है आज की डेट में पेड़ वगैरह जो है वो काटे जा रहे हैं, इनका हैबिटेट जो है वो खत्म होता जा रहा है, यानी कि जिस क्षेत्र पर ये उगते थे वो एरिया जो है वो खत्म हो रहा है। फॉरेस्ट फायर जो है, जंगल में आग जो लग जाती है, तो उसके कारण ये सब प्रजातियां खत्म होती जा रही, तो इनको बचाना है अब। फिर दूसरी सरहोसा प्रजाति जो है वो हिमालयन फ्रिटिलरी इसको जो है वो कहते हैं। ये भी एक हम लोग को हब देखने को मिलती है, राइट। और इसके अलावा इसकी पॉपुलेशन जो है वो लगभग 30% से डिक्लाइन हो गई है 2022 से 2026, यानी कि 22 से 26 सालों में, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। इसका उपयोग चाइना के अंदर जो है वो किया जाता है। ब्रोंकाइल डिसऑर्डर जो होता है, ब्रोंकाइल डिसऑर्डर कोई बता सकता है कि किससे एसोसिएटेड है? ब्रोंकाइटिस आपको पता होगा लंग्स के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। तो लंग्स का इशू और निमोनिया का इशू, इसको ट्रीट करने के पर्पस के लिए चाइना में इसकी मेडिसिन बनाई जाती है। फिर इसके अलावा जो तीसरी प्रजाति है एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। हेलो हेलो, यस या कमलाक्ष, you are calling from State Bank. Rohan, can I call you back after some time? Actually, right now I'm at class. I'm conducting a class. So can I call you after like a 30 minutes? No. All right. डैक्टिलोरिजा, तो तीसरी जो प्रजाति हम लोग को देखने को मिलती है, ये प्रजाति जो है वो हिंदू खुश का एरिया है यार हिमालय का। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और हिमालयन क्षेत्र अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, यहाँ पर ये पाई जाती है। अब इनकी प्रजाति जो है वो कम होती जा रही है, यानी कि जिस क्षेत्र में ये उगते हैं वो एरिया जो है वो कम होता जा रहा है। ग्रेजिंग करवाते हैं ना, लाइव स्टॉक की, पशु की ग्रेजिंग वगैरह होती है, चारा वगैरह जिसको हम लोग बोलते हैं पशु चारा, खिलाने के लिए पशुओं को जो है वो घुमाया जाता है। तो उसके कारण ये खत्म होते जा रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन के कारण खत्म होते जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के कारण खत्म होते जा रहे हैं। इसका उपयोग आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी में किया जाता है और भी दूसरे ऑल्टरनेटिव सिस्टम जो मेडिसिन के, ट्रेडिशनल मेडिसिन के, तो उसमें उपयोग किया जाता है। डिसेंट्री, गैस्ट्रिक, क्रॉनिक फीवर, कफ, स्टमक एक, यानी कि पेट की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। निगम जी ने क्या लिखा है कि अगर ऐसा
इनिशिएटिव सारी स्टेट अपनाए तो एग्जैक्टली आप पता है मेंस के आंसर में जरूर लिखिएगा क्लाइमेट चेंज को लेकर कि तमिलनाडु पहली स्टेट बन गई है जिसने क्लाइमेट चेंज का अपना खुद का मिशन जो है वो स्टैब्लिश किया है। ठीक है, अब हम कुछ मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस और समिट के बारे में बात करेंगे। पहली G20 की फाइनेंस और सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज की मीटिंग हम लोग को देखने को मिल रही है 13 से 15 दिसंबर 2022 के बीच में बेंगलुरु के अंदर अभी ये कंडक्ट हो रही है। ये मीटिंग जो है वो जॉइंटली होस्ट कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मीटिंग के दौरान डिस्कशन का फोकस जो था वो किस चीज को लेकर था? इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी, आपको पता होगा 2023 में इंडिया जो है वो G20 को प्रेसाइड करेगी, हेड कंट्री हमें देखने को मिलेगी। सितंबर में इसकी मीटिंग होगी या इसकी समिट होगी G20 की, सितंबर 2023 में। तो जो भी एजेंडा है उस पर ये डिस्कशन करेंगे, मतलब यानी कि मेन मीटिंग के अंदर इन लोग किन किन प्रॉब्लम्स को जो है वो हाईलाइट करेंगे, क्या क्या मुद्दे हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड, तो उसके बारे में जो है ये चर्चा करने वाले हैं। तो उसका ये एजेंडा बना रहे हैं अभी बेंगलुरु के अंदर बैठ के। काफी सारे टॉपिक्स की अगर हम बात करें, जैसे कि जिन टॉपिक्स पर ये चर्चा कर रहे हैं, फाइनेंसिंग सिटीज ऑफ टुमारो, यानी कि आने वाले समय की सिटी को कैसे हम फाइनेंस करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में स्मार्ट सिटी बनना है, राइट। रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करना है ज्यादा से ज्यादा, बहुत खर्चा होगा और बहुत प्लान तरीके से चीजें करनी पड़ेगी अगर क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। तो पूरे दुनिया भर में जो कर्जे की प्रॉब्लम जो आज की डेट में चल रही है उसको मैनेज करना है, कैसे हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि लोगों को बैंकिंग फील्ड से कैसे हम लोग जोड़ें, तो उस पर चर्चाएं होंगी, राइट। और भी काफी सारी चीजों पर अभी डिस्कशन होगा और उसका ये एजेंडा ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार करेंगे और इसका डिस्कशन जो होगा वो 2023 के अंदर हम लोग को देखने को मिलेगा। और पहली फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर की मीटिंग कंडक्ट होगी 23 से 25 फरवरी 2023 में बेंगलुरु के अंदर। और लगभग 40 मीटिंग जो है वो फाइनेंस ट्रैक की ऑर्गेनाइज की जाएंगी अलग अलग लोकेशन पर इंडिया के अंदर, और इसकी थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, राइट। अब रिपोर्ट्स की बात करते हैं, रैंकिंग की बात करते हैं, तो इंडिया जो है वो 5 स्पॉट ऊपर आ गई है हुरुन ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 के अंदर। तो इंडिया जो है मतलब 5th स्पॉट पर, यानी कि 5th पोजीशन पर हम लोग को देखने को मिल रही है। 20 इंडियन कंपनीज की अगर हम बात करें इंडिया की, जो कि 500 मोस्ट वैल्यूएबल वन कंपनीज, यानी कि 500 मोस्ट वैल्यूएबल जो कंपनीज है उनकी लिस्ट में इंडिया की 20 कंपनीज हम लोग को देखने को मिल रही है और इंडिया की रैंक 5th आ गई है। इंडिया की रैंक पहले 9th थी, अब 5th पोजीशन पर आ गई है। यूनाइटेड स्टेट्स टॉप पर हमें देखने को मिल रही है जिसकी 260 कंपनियां हैं। चाइना सेकंड पे हमें देखने को मिल रही है जिसकी 35 कंपनी है। जापान थर्ड पे हमें देखने को मिल रही है जिनकी 28 कंपनीज है। रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है। उसके बाद फिर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS आपने नाम सुना होगा, और HDFC बैंक भी। तो ये 3 कंपनीज का नाम याद रखिएगा, मोस्ट वैल्यूएबल। और ये टॉप 100 की लिस्ट में हम लोग को रिलायंस इंडस्ट्री और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है वो हम लोग को देखने को मिल रही है वैल्यू के मामले में, वैल्यूएशन के मामले में। मुंबई जो है वो 3 प्लेसेस बढ़ गई है, पहले मुंबई 5th पोजीशन पर थी, अब 3rd पोजीशन पर आ गई है टॉप सिटीज के मामले में हुरुन ग्लोबल 500 की लिस्ट में। और फाइनेंशियल सर्विसेज 21% के साथ बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर हुरुन ग्लोबल 500 हमें देखने को मिल रहा है। और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 57 एनर्जी कंपनीज हैं जिनका वैल्यूएशन 1.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर बताया जा रहा है। फूड और बेवरेजेस जो है वो इकलौता ऐसा सेक्टर हमें देखने को मिल रहा है जो वैल्यू के मतलब थ्रू ग्रो हुआ है, यानी कि जिसका वैल्यूएशन जो है वो ग्रो हुआ है। ईरान, टर्की, पोलैंड, थाईलैंड, इजराइल, नॉर्वे, ये लार्जेस्ट कंट्रीज हम लोग को देखने को मिल रही हैं जीडीपी के कंपैरिजन में, विदाउट बीइंग अ हुरुन ग्लोबल 500 कंपनीज, यानी कि ये हुरुन ग्लोबल 500 कंपनीज में आई नहीं है, बट देन टू इनकी जीडीपी जो है वो स्ट्रॉन्ग हम लोग को देखने को मिल रही है। ठीक है, बट सर इसमें सोसाइटी का कंट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। एग्जैक्टली निगम जी, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को आपको रिजॉल्व करना है तो आपको सोसाइटी की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बिना कम्युनिटी के कंट्रीब्यूशन के, सोसाइटी के कंट्रीब्यूशन के, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, राइट। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज की जो है बात करें तो मनु भाकेर जो है, इनको गोल्ड मेडल जो है वो मिला है नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में। तो बस इनका नाम बस ध्यान में रखिएगा, मनु भाकेर। गोल्ड मेडल 10 मीटर पिस्टल जूनियर वुमेन इवेंट के अंदर इनको जो है वो मिला है, और नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप है भोपाल के अंदर, बहुत बढ़िया है। भोपाल के अंदर ये चैंपियनशिप होती है, मैं भी गया था एक बार यहाँ पर ऐसी चलाने के लिए। उसमें वो गन्स जो है वो वहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं और आप जाकर वहाँ पे बढ़िया जो है वो चला सकते हो। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद एक शॉट उनका 180 रुपए का जो है वो पड़ता है, राइट। और आपको जो है वो कम से कम 12 शॉट्स जो है वो लेने पड़ते हैं, मतलब गन्स जो होती है ना, बुलेट्स, गन तो वही अलॉट कर देते हैं, बाकी बुलेट जो है वो आपको लेनी पड़ती है। अब मेरी क्या थोड़ी स्पाइन में जो है प्रॉब्लम है, तो मैं लेट के तो कर नहीं पा रहा था, नहीं तो जनरली वहां पर ऐसा रहता है कि आपको लेट के शूट करना रहता है। बाकी डोंट वरी, जब आप सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई करोगे तो आपकी भी इस प्रकार की ट्रेनिंग होगी, राइट। अगर आप SDM बनते हैं और उसके बाद फिर आपका तो मेन ऑब्जेक्टिव, अगर आपकी एज है तो आपका UPSC मेन ऑब्जेक्टिव जो है होना चाहिए,
स्टेट पीएससी तो इज लाइक कि आपके लिए मॉक के तौर पर होगा, क्योंकि देखो आप स्टेट पीएससी में चले तो जाओगे बट यू विल नॉट बी हैप्पी। जो खुशी आपको यूपीएससी प्रोवाइड कराएगा, जो पावर यूपीएससी आपको देगा, वो पावर आपको स्टेट पीएससी नहीं देता। तो अगर आपकी एलिजिबिलिटी है, यानी कि अगर आप एलिजिबल हो यूपीएससी देने के लिए एज वाइज, तो आप डेफिनेटली जो है वो यूपीएससी में अपीयर जरूर होना। क्योंकि मेरे खुद के जैसे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, और मेरा एक फ्रेंड है उसकी वाइफ भी एसडीएम है। मैंने आपको बताया था ना, मेजर अनिकेत मेरा एक फ्रेंड है जो मेजर है, इंटेलिजेंस में है, तो उसकी वाइफ है एसडीएम। तो वो दोनों ही मिलकर अभी यूपीएससी का वो सोच रहे हैं कि यार काश यूपीएससी निकाल लेते हैं, राइट। और वैसे एक डीएसपी भी है हमारी भोपाल की, नेहा पचीसिया, तो उनसे भी मेरी जो है वो चर्चा हुई थी कुछ समय पहले। वो भी मुझे बोल रही थी कि आप प्लीज मुझे यूपीएससी के लिए गाइड करिए। तो ऐसी काफी सारी है लोग बाग, राइट, दे आर नॉट हैप्पी। क्योंकि देखो ऑब्वियस ही बात है यार कि कुछ भी हो, एवरीवन वांट्स टू गेन पावर। सभी को चाहिए कि यार अपने पास पावर जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। तो जो सबसे ज्यादा पावर जो आपको प्रोवाइड कराएगा वो यूपीएससी आपको प्रोवाइड कराएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, प्रमोशन भी जो है वो होता है। अब देखो कुछ चीज मत सोचो, मेरा तो कहना ये रहता है कि कम से कम 1 से 1.5 साल तक आपको मन लगा के तैयारी करनी है अपनी जनरल स्टडीज की, स्पेशली क्योंकि जनरल स्टडीज ही एक ऐसा पोर्शन होता है जो आपको क्वालिफाई करेगा। बाकी करंट अफेयर्स वगैरह जो रहते हैं वो तो आपको रेगुलर रखना ही पड़ेगा, राइट। और बाकी फिर सब एग्जाम दो, 1 से 1.5 साल तक कोई एग्जाम मत दो, उसके बाद फिर हर एक एग्जाम देना शुरू कर दो, राइट। यानी कि अपने नाम के आगे हर एक पोस्ट है वो लगाते रहो, फिर उसका जो भी आपको बेस्ट मिले वो ज्वाइन करो। जैसे कि मेरे एक स्टूडेंट थे, उनका आरबीआई मतलब एक बार उनका तहसीलदार में हुआ था और एक आरबीआई में हुआ था, बट ही चूज आरबीआई बिकॉज आरबीआई के अंदर, तहसीलदार के अंदर उनको लगा कि यार सैलरी भी उतनी ठीक ठाक नहीं है, और फिर उनको लगा कि थोड़ा टफ फाइट है, तो इट्स बेटर टू लाइक गो फॉर आरबीआई, तो आरबीआई में चले गए थे। तो अपने पास हमेशा अपने आप को ऐसा बनाने की इतने एग्जाम जो है वो दे डालो कि अपने पास ऑप्शन होना चाहिए कि साला किस जगह पे बैठना है, राइट। तो ये चीज है। तो ये बहुत बढ़िया एक जगह है, ये बटालियन जो है हमारे यहाँ पर भोपाल के अंदर एक वहीं पर ही है ये। यहाँ पर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप होती है, बहुत बढ़िया जगह है। संडे वगैरह को यहाँ पर बहुत सारे एरिस्टोक्रेट आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, काफी सारे लोग आपको यहाँ पर मिलेंगे। और वैसे जब आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे तो आपका भी छुट्टी वाले दिन ऐसी ऐसी जगहों पर बीतेगा। राइट नाउ आज की डेट में एज अ कॉमन पर्सन अपन छुट्टी वाले दिन कहीं रेस्टोरेंट चले जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं, वहां चले जाते हैं। उस समय क्या होगा कि आप बढ़िया जाओगे, शूटिंग करोगे, डाए डाए, वो आता है मजा। इवन तो मैं तो कहता हूँ कि शौक भी ऐसे पालो कि बड़े शौक जो होते हैं, जैसे शूटिंग का, कुछ नहीं हुआ तो घर के अंदर ही। अब लोग भाई लूडो खेलते रहते हैं यार, मैंने कहा लूडो थोड़ी ना बना है ब्यूरोक्रेट्स के लिए। अगर खेलना है चेस खेलो, गेम भी एक पर्सनालिटी डिफाइन करता है कि किस तरीके का गेम आप खेल रहे हो। स्नूकर खेलो, पीपल आर प्लेइंग लूडो राइट नाउ, टाइम पास कर रहे हैं लूडो खेल के। मैन क्या कर रहे हो बॉस, यू गाइज आर मेड फॉर ब्यूरोक्रेसी। लूडो वूडो के लिए थोड़ा बने हो। करना है तो अपने घर की दीवार पर एक वो शूटिंग वाला वो आता है, एयर गन खरीद लो और एक शूटिंग वाला वो लगा लो अपनी दीवार, घर की दीवार पर जहां, और वहां पर किसी का फोटो लगा लो जो आपका दिमाग खराब कर रहा है, बीच बीच में उसकी फोटो और शूट मारो। ये होती है ब्यूरोक्रेसी जिसमें आपको घुसना है। गेम भी चूज करने पड़ेंगे, अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर ये एग्जाम निकलेगा। तो ये हरियाणा की है मनु भाकिर, 65th एडिशन नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप का हुआ था, तो जिसमें इनको गोल्ड मेडल जो है वो मिला है। मानू भाकिर जो है, इन्होंने टोटल 4 गोल्ड मेडल्स जो हैं जीते हैं वुमेन 25 मीटर पिस्टल इवेंट के अंदर और नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 के दौरान। मनु भाकिर ने जो है वो ईशा सिंह को डिफीट किया 17-13 से फाइनल के अंदर। तो ये सब चीजें याद रखने की जरूरत नहीं, इज नॉट इंपॉर्टेंट। विजय कुमार हिमाचल प्रदेश के, इनका स्कोर 583 हम लोग को देखने को मिला। नेशनल टाइटल इनको मिला मेंस 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल में। अनीश भनवाला और गुरप्रीत सिंह, तो इनको सेकंड और थर्ड पोजीशन मिली है, ठीक है। शूटिंग से रिलेटेड टर्म अक्सर पूछे जाते हैं, एयर गन हुआ, बोर 12 बोर वगैरह नाम सुना होगा आपने, 22 बोर 12 बोर। तो बुल, बंकर, डबल ट्रैप, ऑफ हैंड ट्रैप, फ्री पिस्टल, तो ये सब टर्म्स है शूटिंग से रिलेटेड जो स्टेट पीएससी पूछ लेती है। आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो सरकार ने सेटअप किया है 7 जोनल कल्चरल सेंटर आर्ट, कल्चर और क्राफ्ट्स के डेवलपमेंट के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने सेटअप किए हैं 7 जोनल कल्चरल सेंटर्स, और इसका हेडक्वार्टर हम लोग को जो है वो पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में देखने को मिलता है। बताओ बल्ली। मैंने तो वहीं पे रखा था। अच्छा अच्छा, वो ग्रीन वाला इसको साफ करना है। मेरे बेड पे देख, धो के मम्मी ने रखा है बेड पे, देख बेड पे दिख जाएगा। बड़ी दिक्कत है यार ये दौलत जो है अपना,
बहुत नाटक करता है, अपने कपड़े वपड़े को इधर उधर जाके छुपा देता है। कल उसने लीच छुपा दी थी कहीं, चुपचाप उठा के ले गया और कहीं पे जाके लीच छुपा दी उसने। लीच पे वो पकड़ने वाली रस्सी उसकी वो छुपा दी, बोलता है ये हमें मुझे हमेशा बांध के रख देते, तो जाके पता नहीं कहाँ छुपा दी और मिल ही नहीं दी वो। तो मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग को इस सेंटर्स का देखने को, देखो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड 7 जोनल कल्चरल सेंटर्स डेवलप किए जा रहे हैं। मतलब हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग सेंटर्स होंगे जिनका काम होगा प्रमोट करना आर्ट एंड कल्चर को हमारी कंट्री के, राइट। तो ये जोनल कल्चरल सेंटर जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे 42 रीजनल फेस्टिवल्स में, यानी कि ऑर्गेनाइज करेगा 42 से भी ज्यादा रीजनल फेस्टिवल को हमारी कंट्री के अंदर कल्चर को प्रमोट करने के परस्पेक्टिव से, राइट। ठीक है, अलग अलग स्कीम्स जो है वो ये शुरू करेंगे जोनल कल्चरल सेंटर, जैसे कि गुरु शिष्य परंपरा, थिएटर रेजुविनेशन, रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन, शिल्प ग्राम, नेशनल कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, ये सब चीजें। उससे पूछो बता देगा सर कभी नहीं बताएगा, बहुत शैतान हो गया भैया आजकल, तो खतरनाक वाला शैतान हो गया। उसको आजकल सेकंड हाफ में ऑफिस लेके आता हूं मैं, फर्स्ट हाफ में मेरा छोटा भाई उसको ट्रेन करता रहता है। फिर कल तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ने, ऑफलाइन वाले स्टूडेंट ने उसके पंजे मंजे बना दिए थे, मतलब उसके लाइक शीट बनाई और उसमें उसका पंजा जो है वो डाल दिया लगा के, और फिर उसका पंजा तो लगा दिया, स्टूडेंट ने छोड़ दिया उसको, पूरी कोचिंग भर ग्रीन 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 कर दिया उसने, पूरे उसके फुटप्रिंट पूरी कोचिंग पे थे, बेचारा अनिल परेशान हुआ। तो अब स्पेस और आईटी से रिलेटेड न्यूज है। पहला अरब बिल्ड लूनार स्पेसक्राफ्ट जो है वो सक्सेसफुली यूएई से लॉन्च हुआ है। तो देखो याद रखिएगा, अरब बिल्ड लूनार स्पेसक्राफ्ट पहला। स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट, किसका रॉकेट है ये? इलॉन मस्क का। स्पेस एक्स कंपनी है ना इलॉन मस्क की, तो स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट जो है ये 11 दिसंबर 2022 को स्पेस में लेकर गया। स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया था केप कैनेवरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा के अंदर, और राशिद रोवर ये पहला अरब में बनाया गया लूनार स्पेसक्राफ्ट हमें देखने को मिल रहा है जो स्पेस पे लॉन्च हुआ है। दुबई के मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर हमें देखने को मिलता है, और यूएई के अंदर इसके द्वारा जो है वो राशिद रोवर बनाया गया, और इसको डिलीवर जो है वो किया गया है हाकुटो आर लैंडर के द्वारा, और इसको जापानीज लूनर एक्सप्लोरेशन कंपनी आई स्पेस ने जो है वो इंजीनियर करा, इसके यानी कि इसको बनाया है। मिशन शेड्यूल जो है वो किया जाएगा कि ये मून पर पहुंचेगा अप्रैल 2023 तक। अब इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड एक न्यूज है। जस्टिस दीपांकर दत्त, इन्होंने जो है वो शपथ ली है एज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर 12 दिसंबर 2022 को। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड, इन्होंने जो है वो एडमिनिस्टर किया, यानी कि शपथ जो है वो दिलवाई है जस्टिस दत्त को। जस्टिस दत्त का टर्म जो है वो एंड हो जाएगा फरवरी 8, 2030 को, और इनकी अपॉइंटमेंट के साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अब 28 जजेस हैं। टोटल जजेस की स्ट्रेंथ जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है वो 34 है, तो 34 स्ट्रेंथ ध्यान में रखना, उनमें से 28 जज जो है वो अब हम लोग को सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिल रहा है। प्रेजेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो 34 जजेस की है, जो मैंने भी आपको बता दिया। इसके अंदर एक ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हम लोग को देखने को मिलते हैं, और 33 दूसरे जजेस हैं, 33+1 आप ध्यान में रखिएगा। ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं जजेस को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, और एक पर्सन जो अपॉइंट होता है एज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर, उसको शपथ लेनी पड़ती है ऑनरेबल प्रेसिडेंट के सामने, या फिर ऑनरेबल प्रेसिडेंट किसी को अगर अपॉइंट करते हैं शपथ लेने के पर्पस के लिए तो उनके सामने, जैसे कि अभी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने शपथ नहीं दिलवाई, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने शपथ दिलवाई, बट अपॉइंट कौन करते हैं? जजेस को ऑनरेबल प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड एक और न्यूज हम लोग को देखने को मिल रही है कि एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022, तो ये पार्लियामेंट में पास हो गया। राज्यसभा ने बिल को अप्रूव किया है 12 दिसंबर 2022 को, और लोकसभा के अंदर ऑलरेडी ये बिल पास हो चुका है। बिल ने अमेंड किया है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 को, और ये सेंटर इट गिव्स द सेंटर, ये सेंटर को, केंद्र को पावर प्रोवाइड कराएगा कि केंद्र जो है वो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम जो है उसको स्पेसिफाई कर सकेंगे। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम है क्या? तो देखो, जैसे कि हम लोग स्टॉक मार्केट में अपना पैसा जो लगाते हैं, शेयर जो लगाते हैं ना, तो वैसे ही कुछ है ये ट्रेडिंग स्कीम। अब इसमें होता क्या है, जैसे कि सरकार ने बोल दिया कि सभी कंपनीज को कि आप 100 यूनिट से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट नहीं करोगे। एक कंपनी ने अगर 120 यूनिट कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर लिया, मतलब 20 यूनिट ज्यादा एमिट कर लिया, तो वो सर्च करेंगे कि कौन सी कंपनी है जिसने 100 यूनिट से कम स्पेंड किया। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक कंपनी ने 60 यूनिट ही सिर्फ स्पेंड किया, 40 यूनिट उसका फ्री है, तो इस कंपनी से 20 यूनिट जो है वो खरीद लिया जाएगा। मतलब कि जो इसमें इंसेंटिव भी होता है, ये एक प्रकार का इंसेंटिव भी तो है कि आप अगर कम एमिशन करोगे तो दूसरी कंपनी कोई ज्यादा एमिशन करेगी तो वो आपसे परचेज कर सकती है जो आपने कम किया है, तो ये फायदा है, ठीक है। और ये प्रोवाइड कराएगी कुछ पर्टिकुलर सर्टेन कंज्यूमर्स को कि वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल के सोर्सेज से
जो है वो मीटअप कर सकते हैं। इस बिल के तहत एनर्जी कंजर्वेशन कोड फॉर बिल्डिंग भी अप्लाई हो रहा है ऑफिसेज में और रेसिडेंशियल बिल्डिंग में, जो कि 100 किलोवाट या उससे ऊपर के लोड से कनेक्टेड है, राइट। कि मतलब आपको जो है वो एनर्जी को बचाने का कुछ कोड यूज करना है, मतलब आपकी प्रैक्टिसेस ऐसी होनी चाहिए, मतलब आपको मतलब रिन्यूएबल एनर्जी का ज्यादा उपयोग करना है, जैसे कि सोलार ग्रिड्स आप लगवा दो। आज की डेट में आप लोग देखते होंगे कि छतों पर सोलार ग्रिड लगे रहते हैं। जैसे कि मैं अपना जो ऑफिस है यहाँ पर भोपाल में, तो यहाँ पर जो बिल्डिंग है पूरी, उसमें ऊपर सोलार ग्रिड जो है वो लगे हुए हैं। तो ऐसे इनिशिएटिव्स बहुत जरूरी होते हैं। और बिल के अंदर प्रोविजन है कि गवर्निंग काउंसिल ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बीईई, जिसका नाम आपने कई बार सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है ये, तो इसके गवर्निंग काउंसिल के मेंबर्स को भी इंक्रीज करेंगे। और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है उसको सशक्त बनाएंगे कि वो रेगुलेशन बना सकते हैं कि जिससे कि वो अपने फंक्शन जो है वो प्रॉपर तरीके से कर सकें। ठीक है। इसके अंदर मैंडेटरी कहा जा रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करो, ग्रीन एमोनिया का, बायोमास का, इथेनॉल का, एनर्जी के पर्पस के लिए, राइट। अब डिफेंस से रिलेटेड एक न्यूज हम लोग को देखने को मिल रही है। 39th एडिशन इंडो कॉर्पेट का हम लोग को देखने को मिल रहा है। कंडक्ट हुआ है 8 से 19 दिसंबर 2022 को। इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल इंडो कॉर्पेट, ये एक एक्सरसाइज है जो कि इंडियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी के बीच में कंडक्ट होती है। इंडियन नेवल शिप, ये नाम याद रखना आप, करमुख, इसने जो है वो पार्टिसिपेट किया है, राइट, इंडोनेशिया के अंदर। और इंडिजीनियसली बिल्ट मिसाइल कॉर्वेट ये हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। L-58 और डॉर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो है वो भी कॉर्पेट में जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब कि कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। और L-58 जो है वो इंडिया में बनाया गया लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी वेसल हम लोग को देखने को मिलता है। इसके अलावा KRI कट न्याक डीन, तो ये कैपिटन पटीमुरा क्लास कॉर्वेट ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये भी इंडोनेशिया की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहा है। इंडोनेशिया का वेसल का बहुत ही खतरनाक टाइप का नाम है, राइट। कॉर्पेट जो है वो, अच्छा जैसे अपन इनके नाम को खतरनाक बोल रहे हैं, ये लोग हमारे नाम को खतरनाक बोलते होंगे पढ़ते समय कि यार देखो इनका नाम जो है वो कितना खतरनाक है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। बस बाकी और कुछ नहीं, आप तो ये इंडो कॉर्पेट बस ध्यान में रखना, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज हम लोग को देखने को मिल रही है। अब केरला से रिलेटेड एक न्यूज हम लोग को देखने को मिल रही है। एक सीड फार्म जो केरला का है उसको डिक्लेयर किया गया है इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म, इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म। चीफ मिनिस्टर केरला के पिनरई विजयन, तो इन्होंने डिक्लेयर किया है सीड फार्म केरला के अंदर, जो कि पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म हम लोग को देखने को मिल रहा है। सीड फार्म ने जो है वो कार्बन न्यूट्रल स्टेटस जो है वो अचीव कर लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करके। पिछले 10 सालों में कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर या फिर पेस्टिसाइड जो है वो उपयोग नहीं किया गया फार्म के अंदर। चीफ मिनिस्टर का कहना यह है कि कार्बन न्यूट्रल फार्म जो है वो सेटअप किया जाएगा सभी की सभी 140 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। वुमेन ग्रुप जो है वो इंप्लीमेंट करेंगी कार्बन न्यूट्रल एग्रीकल्चरल मेथड को और ऐसे इंटरवेंशन को, जो कि ट्राइबल सेक्टर में भी जो है वो तैयार किया जाएगा। और नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट स्टेट का 2050 का है, बहुत इंपॉर्टेंट। केरला ने भी नेट जीरो का टारगेट जो है वो तैयार किया। जैसे तमिलनाडु पहली स्टेट बन गई क्लाइमेट चेंज मिशन लाने वाली, वैसे ही केरला के अंदर भी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म जो है वो ये तैयार कर रहे हैं। कार्बन न्यूट्रल फार्म है ऐसी फार्मिंग प्रैक्टिस जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का जितना एमिशन हो रहा है उतना वो कंजम्पशन कर लेंगे। फॉर्मर ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू, तो इनको जो है वो 25th SIES, मतलब कि श्री चंद्र, एक मिनट रुकिए, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है इसके अंदर, चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड, हाँ चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड। तो 25th ये अवार्ड जो है वो दिया गया है हमारे ऑनरेबल फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू को। और दूसरे अवार्डी जो है वो गवर्नर केरला के हम लोग को आरिफ मोहम्मद, रतन टाटा हमें देखने को मिल रहा है। पद्म विभूषण अवार्डी डॉक्टर मार्थंड वर्मा शंकरन वलियंथा, साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अजय सूद, और फेमस हरि कथा आर्टिस्ट विशाखा हरि। अवार्ड जो है वो दिया गया है पब्लिक लीडरशिप की फील्ड में, कम्युनिटी लीडरशिप, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल थिंकर्स की फील्ड में जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है। अवार्ड के अंदर 2.5 लाख रुपए कैश प्राइज, एक सिटिएशन और एक लैंप, ऑर्नामेंटल लैंप और एक स्क्रॉल भी जो है वो दिया गया है। फिर गोवा से रिलेटेड एक न्यूज है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने उद्घाटन किया है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का गोवा के अंदर। तो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? गोवा में। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नाम बस थोड़ा सा ध्यान में रखना, राइट। और इनका नाम जो है वो रखा गया है मोपा मनोहर पारिकर जी, हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा।
ये दूसरा एयरपोर्ट हम लोग को गोवा के अंदर देखने को मिलेगा आफ्टर दबोलीम एयरपोर्ट। दबोलीम एयरपोर्ट नया एयरपोर्ट जो है वो 35 किलोमीटर का हमें देखने को मिल रहा है गोवा से, 35 किलोमीटर की दूरी पर। और फिर इट इज लोकेटेड नियर मोपा विलेज, नॉर्थ गोवा में है। एयरपोर्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया एट द कॉस्ट ऑफ ₹2870 करोड़। और एयरपोर्ट के अंदर 44 लाख पैसेंजर्स आ सकते हैं हर साल। और एयरपोर्ट जो है वो बड़े एयरक्राफ्ट जैसे कि एयरबस A380 उसको भी जो है वो हैंडल कर सकता है। नया एयरपोर्ट जो है वो टूरिज्म बूस्ट करेगा और कमर्शियल फ्लाइट यहाँ पर 5 जनवरी 2023 से शुरू हो जाएगी। तमिलनाडु की एक न्यूज और हम लोग को नजर आ रही है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने वर्चुअली उद्घाटन किया है एक स्टैचू का, महाकवि सुब्रमण्यम भरथियार। तो वाराणसी के अंदर ये किया गया। तो बस ये फैक्ट ध्यान में रखना। चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के M.K. स्टालिन, इन्होंने एक स्टैचू का उद्घाटन किया महाकवि सुब्रमण्यम भरथियार का। तो सी सुब्रमण्यम भरथियार की अगर हम लोग बात करें तो ये पोएट, फ्रीडम फाइटर और सोशल रिफॉर्मर थे तमिलनाडु के। इन्हें महाकवि भरथियार के नाम से भी जाना जाता था। 11 दिसंबर 1882 में इनका जन्म हुआ तमिलनाडु के अंदर। और ये वन ऑफ द इंडियाज ग्रेटेस्ट पोएट के तौर पर कंसिडर किए जाते हैं। और कानन पट्टू, इसके अलावा नीलावुम वनुमियम कत्रुम, फिर पंचाली सबतम, कुईल पट्टू, तो ये इनकी कुछ पोएम्स हम लोग को देखने को मिलती हैं, राइट। तो ये कुछ फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा जिसको आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। और बाकी हमारी टेस्ट सीरीज जो है वो अवेलेबल है। आप हमारी टेस्ट सीरीज जो है वो ले सकते हैं हमारी एप्लीकेशन में आकर। अभी 599 रुपीज में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। और सभी के सभी सिविल सर्विसेज के टेस्ट इसके अंदर अवेलेबल है। 2100 से भी ज्यादा आपको टेस्ट जो है वो इसमें मिलेंगे। 75 से भी ज्यादा फ्री टेस्ट भी है। जिनको परचेज नहीं करना पहले आगे फ्री टेस्ट देख लो। सॉल्यूशन के साथ जो है वो टेस्ट है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है टेस्ट। इसके अलावा आप हमारे कोर्सेज को भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, सिविल सर्विसेज के प्रॉपर GS के कोर्सेज को। चलिए अब मुझे आप 10 मिनट का टाइम दीजिए। 10 मिनट के बाद मैं आपकी अभी जो आपने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उसके मैं आपको क्वेश्चन है वो पूछूंगा। 10 मिनट के बाद वापस से मैं लाइव आ रहा हूँ, 10 या 5 मिनट के अंदर अंदर। तो बने रहिए, 10-5 मिनट के अंदर मैं फिर से लाइव आऊंगा और आपको एक क्वेश्चन जो है वो पूछूंगा आपके लिए।